नमस्कार दोस्तों, इस परिवार में मैं शकर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज चित्राज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल भी रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया तरीके से विश्व इतिहास समझ पा रहे होंगे, आसान लग रहा होगा। पिछली क्लास में हमने इटली के एकीकरण को संपादित कर लिया था। इटली का एकीकरण 1870 में हुआ। न सिर्फ इटली का एकीकरण बल्कि 1870 का वर्ष जर्मनी के एकीकरण के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। जर्मनी के एकीकरण के प्रक्रिया में ही इटली का एकीकरण भी कंप्लीट हुआ था। उसके बाद विश्व इतिहास में जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक निकल करके आता है वह है प्रथम विश्व युद्ध। यह जो प्रथम विश्व युद्ध है इसके बहुत सारे कारण बताए गए हैं, लेकिन आज और अगले कम से कम 3 क्लास में जिस रूप में जिस तरीके से हम लोग प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ेंगे, तो प्रथम विश्व युद्ध के होने में जो अंतर्निहित कारण रहे हैं उससे संबंधित एक नया दृष्टि आपको देखने को मिलेगा। आपको जानकारी होगी, थोड़ा सा व्यापक पैमाने पर ले चल करके हम लोग प्रथम विश्व युद्ध को समझेंगे। थोड़ा सा दृष्टिकोण हमारा व्यापक होगा। आपको जानकारी है कि यूरोप में सामंतवाद का पतन होता है और सामंतवाद का पतन जो हुआ 15वीं सदी का दौर था। 15वीं सदी का दौर था, यूरोप में सामंतवाद का पतन हुआ। और जो सामंतवाद का पतन हुआ 14वीं 15वीं सदी है, कोई एक डेट फिक्स तो है नहीं, कोई एक वर्ष फिक्स तो है नहीं। और पतन का मतलब क्या है? जो संगठित रूप से काम हो रहा था, सामंती जो लक्षण संगठित रूप से देखने को मिलते हैं, उसमें अब गिरावट आ रही थी। ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ष में सामंतवाद बिल्कुल लुप्त हो गया, गायब हो गया, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत प्रवृत्ति कुछ देशों में, कुछ क्षेत्रों में 18वीं सदी तक देखने को मिली। तो ऐसा नहीं है कि सामंतवाद पूरी तरह से लोप ही हो गया था, लेकिन एक संगठित रूप में जो इसकी अभिव्यक्ति थी वह समाप्त हो जाती है। सामंतवाद का पतन हुआ और सामंतवाद का पतन को हम लोग विश्व इतिहास के अंतर्गत किस रूप में जानते हैं कि यूरोप में मध्यकाल का अंत हो गया। मध्यकाल का अंत हुआ और यूरोप में क्या हुआ? आधुनिकता की शुरुआत हुई, आधुनिकता प्रारंभ हुआ। अब ये जो सामंतवाद का पतन हो रहा है, तो आपको जानकारी होगी कि सामंती लक्षण में विशेष रूप से क्या देखने को मिलता है? एक बंद प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। कैसी? बंद प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। अर्थात कोई सामंत है, वह अपने क्षेत्र में किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बना देता है। कोई सामंत अपने क्षेत्र के लोगों को बंधुआ मजदूरी के तहत उस क्षेत्र से बांध देता है। अर्थात उस क्षेत्र के रहने वाले लोग किसी भी स्थिति परिस्थिति में उस क्षेत्र को छोड़ करके अन्यत्र कहीं जाकर के बस नहीं सकते। रामशरण शर्मा ने सामंतवाद, भारतीय सामंतवाद और विश्व सामंतवाद में एक बड़ा अंतर दर्शाने का प्रयास किया कि यूरोप के सामंतवाद में अनिवार्य रूप से दासता देखने को मिलती है, भारतीय सामंत में अनिवार्यता ऐसा नहीं था। सामंतवाद का पतन होता है अर्थात बंद प्रकार की अर्थव्यवस्था का पतन होता है। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि अब पूंजीवाद की स्थापना होती है।
वाणिज्यवाद और पूंजीवाद की स्थापना होती है। वाणिज्यवाद पूंजीवाद की स्थापना होती है। वाणिज्यवाद पूंजीवाद की स्थापना का मतलब क्या है? मतलब यह कि अब व्यापारी दूर दूर क्षेत्र में जाकर के व्यापार कार्य कर रहे हैं। मौद्रिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत हो गई है। पूंजी का संग्रह किन्हीं व्यक्तियों के हाथ में होता है, पूंजीपति के नाम से जाने जाते हैं, और उस संगठित पूंजी का निवेश करके और पूंजी बनाना, यह पूंजीवादी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ही औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई, और जो यह औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बहुत सारी नई बातें देखने को मिली। क्या? एक तो इससे तकनीक का प्रसार होता है। वस्त्र उत्पादन से इस औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। कालक्रमेण समय और आगे बढ़ा, कालक्रमेण बहुत सारे अन्य उत्पादन भी फैक्ट्री कारखाने में होने शुरू हो गए। जैसे 20वीं सदी की बात किया जाए या 21वीं सदी की, आप जानते हैं दवा भी फैक्ट्रीज में बनती है, हथियार भी बनते हैं, नहीं? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप तकनीकी का और ज्यादा प्रसार होता है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या होता है? उपनिवेश निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू होती है। उपनिवेश निर्माण, और इसी के क्रम में साम्राज्यवाद की प्रक्रिया भी देखने को मिलती है। साम्राज्यवाद, बात समझ में आ रही होगी आसानी से। औद्योगिक क्रांति हुई तो भाई इससे उपनिवेशीकरण कैसे हुआ? भाई औद्योगिक क्रांति का उद्देश्य क्या है? उद्योगपति या पूंजीपति क्या चाहते हैं? लाभ कमाना ना। और लाभ कमाने के लिए क्या होना चाहिए? लाभ कमाने के लिए बचत होनी चाहिए। बचत कैसे होगी? कम इन्वेस्टमेंट हो, प्रोडक्शन पर्याप्त हो, और जब माल की बिक्री हो तो मुनाफा ज्यादा हो, लाभ निकल करके आएगा। कहने का मतलब औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आपको यह जानकारी है कि कच्चे माल की जरूरत थी। शुरुआत में क्या हुआ? शुरुआत में यूरोप में जहां से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, ब्रिटेन या फिर उसके बाद फ्रांस आदि, पहले अपने ही क्षेत्र के जो भी कुछ संसाधन है उनका प्रयोग कर रहे हैं। यूरोप के देश कितने बड़े हैं? मुट्ठी भर हैं। कितना ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे अपने संसाधनों का उपयोग करके, कच्चे माल का प्रयोग करके? और जब लाभ की चाहत बढ़ गई है तो निश्चित रूप से जब उनको समझ में आ गया कि फैक्ट्री बैठ गई है, मशीनरी बिल्कुल रेडी है, हमें अगर ज्यादा कच्चा माल मिलेगा तो हम निश्चित रूप से प्रोडक्शन भी ज्यादा कर लेंगे। अगर हमें सस्ता श्रम मिल जाएगा तो हम प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ा लेंगे, और जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो इस बात का भी तो ध्यान रखना है कि हमें बाजार भी तो चाहिए बेचने के लिए। यूरोप में हम छोटे से एक देश हैं, कितना बेच पाएंगे? ज्यादा उत्पादन कर भी लिए तो मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाएगी, अवस्थिति की स्थिति पैदा होगी। स्थिति नहीं, अवस्थिति की। कहने का मतलब है कि
औद्योगिक क्रांति की सफलता और अधिक लाभ कमाने की इच्छा के फलस्वरूप कच्चे माल के स्रोत के रूप में, सस्ता श्रम के स्रोत के रूप में और बाजार के रूप में नए नए क्षेत्र यूरोपियंस ने तलाशने शुरू किए और इसी क्रम में औपनिवेशीकरण की शुरुआत होती है, उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है। उपनिवेशवाद एक्चुअली है क्या? उपनिवेशवाद एक आर्थिक सिद्धांत है, जबकि साम्राज्यवाद एक राजनीतिक सिद्धांत हो जाता है। साम्राज्यवाद में क्या है? मान ले ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया का देश इतना बड़ा है, इसने क्या किया? इसने पड़ोस के फ्रांस के किसी क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया, तो अब ऑस्ट्रिया का क्षेत्र कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा हो गया। अब इसका राजा इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करेगा? नहीं, यह है साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद में क्या है? उपनिवेशवाद एक आर्थिक अवधारणा है। इसमें कोई एक देश है, इंग्लैंड मान ले, वह क्या करता है? किसी दूसरे देश के आर्थिक संसाधनों का, आर्थिक जो भी संसाधन है या जो भी सामाजिक संसाधन है, इनका उपयोग यहां के लिए नहीं कर रहा है, अपने देश के लिए कर रहा है, मातृदेश के लिए कर रहा है। यह प्रक्रिया औपनिवेशवाद के नाम से जानी जाती है। उपनिवेश तो यह जो औद्योगिक क्रांति रही, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजी और बढ़ता जा रहा था, उत्पादन और ज्यादा बढ़ता जा रहा था और उपनिवेश की प्रक्रिया भी बढ़ती जा रही थी। बात को आगे ले चलेंगे, कुछ चीजें हैं समझनी जरूरी हैं। अब दूसरे तरीके से कुछ बातों को समझें। आपको पता है एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है लेनिन। कौन है? रूस सोवियत संघ का राष्ट्रपति लेनिन। साम्यवादी नेता है? नहीं, साम्यवादी विचारधारा वाला व्यक्ति है। यह जो लेनिन साहब हैं, इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है, बात है। लेनिन कहते हैं कि साम्राज्यवाद क्या है, बिल्कुल उसी क्रम में आपको बताने का प्रयास किया था। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम शिखर है। उच्चतम शिखर है मतलब क्या है? कौन कह रहा है? लेनिन कह रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं, अब चूंकि लेनिन एक साम्यवादी व्यक्ति हैं और दुनिया में साम्यवाद या समाजवाद की अगली पीढ़ी या अगला चरण ही साम्यवाद है। समाजवाद में क्रांति की बात नहीं की गई है, साम्यवाद में क्रांति की बात की गई है। समाजवाद प्रक्रिया में राज्य का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, साम्यवाद में राज्य विहीन समाज की कल्पना की गई है। ये दो सबसे बड़े अंतर हैं समाजवाद और साम्यवाद में। लेकिन समाजवाद की ही अगली प्रक्रिया या अगला चरण साम्यवाद कहा जाता है। अब ये लेनिन जो है साम्यवादी हैं और साम्यवाद और पूंजीवाद का कैसा आंकड़ा है, कैसा संबंध है? 36 का आंकड़ा है। मतलब धुर विरोधी हैं दोनों के दोनों विचारधारा। साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों धुर विरोधी, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली स्थिति है। लेनिन साहब कहते हैं कि यह जो साम्राज्यवाद है वह पूंजीवाद का उच्चतम शिखर है, अर्थात साम्राज्यवाद एक विश्व की बहुत बड़ी समस्या रही है। विश्व की
बहुत बड़ी समस्या रही है साम्राज्यवाद, और यह साम्राज्यवाद समाजवाद या साम्यवाद की वजह से नहीं बल्कि पूंजीवाद की देन रही है। तो पूरी दुनिया के लिए पूंजीवाद एक सरदर्द है। इस प्रकार की बात कहने की कोशिश किया है लेनिन ने साम्यवाद और पूंजीवाद की तुलना में। लेकिन जो भी बात इन्होंने कही, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यह बात बिल्कुल सही है। यह बात बिल्कुल सही है। हालांकि इनका मोटो कुछ और था कहने का, लेकिन बात में दम है इनके। क्यों, कैसे? क्योंकि हमने आपको बताया कि वास्तव में पूंजीवाद 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 का ही उच्चतम बिंदु कौन सा है? पूंजीवाद तकनीकी प्रसार, औद्योगिक क्रांति, तकनीकी प्रसार, उपनिवेशवाद होते हुए साम्राज्यवाद तक पहुंचता है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम शिखर है। हमने इसको समझा भी है और बात बिल्कुल सही है। अर्थात पूंजीवाद समय के साथ अपना रूप बदलते बदलते अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है, और वह उच्चतम बिंदु क्या है? साम्राज्यवाद है। यह बिल्कुल बात सही कही गई है। हुआ ये कि ये जो उपनिवेशवाद और यह जो साम्राज्यवाद है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद पूंजीवाद की देन है। पूंजीवाद की देन है। एक मोटी सी बात निकल करके आ गई, पूंजीवाद की देन है। बात को आगे ले चलेंगे। ये जो उपनिवेशवाद है और यह जो साम्राज्यवाद है, इसी की वजह से प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध अर्थात कैसे होता है अभी बताते हैं। मूल जो कारण है प्रथम विश्व युद्ध का, मूल कारण प्रथम विश्व युद्ध का जो है, कभी किसी को एक्सप्लेन करना होगा तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की वजह से ही प्रथम विश्व युद्ध जैसी वैश्विक घटना हुई। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के अनेक कारण बताए गए हैं, अनेक कारण, अभी उस पर भी हम लोग बात करेंगे कौन कौन से कारण बताए गए हैं। अनेक कारण बताए गए हैं, लेकिन मूल में जो कारण है वह कारण उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद कैसे 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 किस तरीके से डेवलप हुआ, वो भी एक हल्की सी झलक देने का प्रयास किया। कहां से जोड़ करके? सामंतवाद का पतन, पुनर्जागरण की स्थिति परिस्थिति, मध्यकाल का अंत, आधुनिकता की शुरुआत, फिर बंद प्रकार की अर्थव्यवस्था समाप्त, पूंजीवाद की स्थिति बनती है। पूंजीवाद के क्रम में ही औद्योगिक क्रांति सफल होती है, और औद्योगिक क्रांति के सफल होने के क्रम में ही औद्योगिक क्रांति को और ज्यादा सफल बनाने के लिए औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया और साम्राज्यवादी प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो सबसे मुख्य कारण है वह है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। इस उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की प्रतिस्पर्धा के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध की घटना हुई। अर्थात मान लें इंग्लैंड है, फ्रांस है, बेल्जियम है, जर्मनी है, इटली है, रसा है, ऐसे तमाम सारे यूरोपियन देश
रूस चाह रहा है कि हम थोड़े से अपने क्षेत्र बढ़ा लें, फ्रांस चाह रहा है हम थोड़े से अपने क्षेत्र बढ़ा लें, इंग्लैंड चाह रहा है कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हमारा ही क्षेत्र सिर्फ रहे, हमारे उद्योग फले फूले। हर देश ऐसा चाह रहा है, हर देश चाह रहा है कि उसके ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश हों, कच्चे माल खूब मिले। फैक्ट्री तो हम बैठा ही दिए हैं, बाजार भी अपने आप से हो जाएगा, कच्चे माल जहां से आएगा वो बाजार भी डेवलप हो जाएगा। अर्थात औद्योगिक क्रांति जिन जिन देशों में हो रही है, औद्योगिक क्रांति जिन जिन देशों में हो रही है, वो देश क्या कर रहे हैं? इंग्लैंड को देख रहे हैं, फ्रांस को देख रहे हैं कि यहां औद्योगिक क्रांति हुई और ये लोग कितना तेजी से डेवलप कर गए, हमसे कितना आगे निकल गए। हमें अगर आगे निकलना है, वर्तमान स्थिति से और ज्यादा विकास करना है, तो इंग्लैंड फ्रांस को फॉलो करना पड़ेगा और उसके लिए औद्योगिक क्रांति को और सफल बनाना होगा और पूंजीवाद की ओर बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें उपनिवेश भी बनाने पड़ेंगे, हमें औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। सामान्य सी बात है। कच्चा माल मिलेगा, बाजार मिलेगा, सस्ता श्रम मिलेगा उपनिवेशों से, हम और ज्यादा विकास करेंगे और हमें भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो यह जो प्रथम विश्व युद्ध है, यही उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के कारण ही घटना संभव हुई। आपस में यूरोप के देश इसी औपनिवेशीकरण और साम्राज्यवादी मानसिकता की वजह से आपस में भिड़ जाते हैं। यूरोप के देश आपस में भिड़ जाते हैं और जब भिड़ जाते हैं तो चूंकि व्यापक स्थिति परिस्थिति रही, इसका विस्तार एशिया क्षेत्र में भी फैल जाता है, नॉर्थ अमेरिका में भी फैल जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना गया। 1914 से 1918 का दौर प्रथम विश्व युद्ध। ये जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद बताया जो कि मूल कारण है, इसकी प्रतिस्पर्धा की वजह से ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ये तो सबसे मूल कारण है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बातें और भी देखी जा सकती हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, निश्चित रूप से आपको जानकारी में होना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा के साथ ही दो तीन बातें और जोड़ रहे हैं, के साथ ही राष्ट्रवाद की भावना, भाई जब राष्ट्रवाद की भावना होगी तभी तो इंग्लैंड चाहेगा कि अन्य देश हमें पकड़ न सके, हमारे स्तर तक आ न सके। फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना होगी तभी तो फ्रांस चाहेगा कि हम ब्रिटेन से आगे निकल जाएं। इसी राष्ट्रवादी चेतना की वजह से ही तो नेपोलियन महाद्वीपीय युद्ध में फंस गया था। बेल्जियम यही चाहेगा। इटली का एकीकरण हो गया 1870 में, जर्मनी का एकीकरण हो गया। राष्ट्रवाद की भावना की वजह से ही तो एकीकरण हुआ। और जब एकीकरण हुआ तो पहले इतना सा था इटली, जर्मनी, और अब अचानक से एकीकरण के बाद इतना सा हो गया। राष्ट्रवाद की भावना संचरित है पहले से ही। तो जर्मनी भी चाहेगा कि हमारा भी खूब विकास हो, यूरोप में हम सिरमौर बन जाए, ब्रिटेन से भी आगे निकल जाए। वही हाल इटली का। तो राष्ट्रवाद की भावना प्रथम विश्व युद्ध में एक अलग से मुद्दा देखने को मिलता है। इसके अलावा संधि प्रतिसंधि एक और बात इसमें
गुटबंदी, संधि प्रतिसंधि गुटबंदी। बिस्मार्क, आपको पता है कि बिस्मार्क के नेतृत्व में 1870 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। उसके बाद बिस्मार्क ने खूब गुप्त संधियां की। गुप्त संधियां कर रहा है, जिनके साथ कर रहा है वह अपने स्वार्थ की वजह से उन संधियों से विमुख भी हो जा रहे हैं, तो ये प्रतिसंधि हो जा रहा है, किसी दूसरे से मिल जा रहे हैं। अब इस पे डिटेल में बात करेंगे हम लोग। इसके अलावा सैन्यवाद, सैन्यवाद, सैन्यवाद का मतलब भाई उपनिवेश, अलग अलग यूरोपीय देशों के पूरी दुनिया में उपनिवेश हैं। उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए, अपने अंतरराष्ट्रीय औपनिवेशिक व्यापार की सुरक्षा के लिए कोई अन्य दूसरा यूरोपीय हथियार न ले, तो न सिर्फ अपने यूरोप में देश की सुरक्षा के लिए बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए सेना मजबूत होनी चाहिए, नौसेना मजबूत होनी चाहिए, नए प्रकार के हथियार होने चाहिए। समय आगे बढ़ रहा है तो पुराने हथियारों से हम नहीं लड़ पाएंगे। सामंतवाद के पतन में परंपरागत हथियारों की भूमिका भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा कि जब बंदूक का आविष्कार हो गया है तो पुराना तलवार लेकर के आप कहां से जीत पाएंगे। आप तलवार भांजे जा रहे हैं और दूर से ही किसी ने बंदूक से ठाए कर दिया, तो जो ठाए करने वाला है दूर से ही जीत तो उसकी होगी ना। आप तलवार खूब चलाइए, टीपू सुल्तान बन जाइए, क्या मतलब है उसका। अर्थात समय के साथ साथ हथियारों में भी डेवलपमेंट होना जरूरी था। तो सैन्यवाद की बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिलती है, राष्ट्रवाद की भूमिका, इसके अलावा सैन्यवाद की भूमिका। इससे क्या होता है, जब ये सारी चीजें एक साथ यूरोप में चल रही हैं तो क्या होता है, शंका का माहौल बनता है, एक दूसरे के प्रति संदेह का माहौल बनता है, संदेह का वातावरण बनता है। सारे के सारे देश एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं और प्रथम विश्व युद्ध के होने में इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही। शंका और संदेह, शंका और संदेह जो है वास्तव में इससे सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। और तो और इस शंका संदेह के समाधान के लिए कोई अगर समस्या पैदा हो जा रही है तो उस समस्या के निपटारे के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था का न होना, अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव आदि प्रथम विश्व युद्ध के होने में अन्य प्रमुख कारण के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि बात अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है कारण को लेकर के, इसमें और भी कुछ बातें हैं, अभी उस पर भी आएंगे, बारी बारी से समझते चले जाए। आपको बताया कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की स्थिति कैसे बनी। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की वजह से ही मुख्य कारण के रूप में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद रहे, जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। हालांकि इनके साथ साथ कुछ अन्य बातें भी देखने को मिलती हैं। प्रतिस्पर्धा इनकी, राष्ट्रवाद की भावना, संधि प्रतिसंधि या गुप्त संधि या गुटबंदी, सैन्यवाद, बढ़ता हुआ सैन्यवाद, शंका संदेह का वातावरण, अंतरराष्ट्रीय संस्था का भाव। अब ये जो शंका संदेह का वातावरण है इसमें कुछ और बात भी जोड़ी जा सकती है, जैसे ये शंका संदेह आम लोगों के बीच या एक देश का दूसरे देश के बीच कैसे बढ़ रहा है।
इसमें समाचार पत्रों की भी भूमिका हो जाती है, समाचार पत्रों की भी भूमिका हो जाती है की भूमिका। इसमें नेताओं के भाषण की भी भूमिका हो जाती है, भड़काऊ भाषण दूसरे देश के खिलाफ। जर्मनी का नेता फ्रांस के खिलाफ अपने देश में भड़काऊ भाषण दे रहा है कि फ्रांस तैयारी कर रहा है युद्ध लड़ने के लिए। पूरे जर्मनी के लोगों के नसों में रक्त संचार बढ़ जाता है, राष्ट्रवाद की भावना। पूरा देश ही फ्रांस से भिड़ने के लिए, आओ हम तुम्हें देखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज भी कोई न्यूज आ जाती है पाकिस्तान की ओर से, सारे लोग कहते हैं सेना बाद में, हमें पहले मोदी जी तैनात कर दें, देख लेंगे हम सबको। मतलब गदर जैसी स्थिति मचाने के लिए हम सारे लोग सनी देओल बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं तो समाचार पत्रों की भूमिका के साथ साथ नेताओं के भाषण की भी भूमिका बहुत बड़ी रही, शंका संदेह का वातावरण बनाने में। और ये जो राष्ट्रवाद था, इसको किस रूप में बदलने में? उग्र राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद में बदल जा रहा है। राष्ट्रवाद की भावना तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें जब नमक मिर्च लग गया, अब कुछ भी राष्ट्र के लिए कुछ भी करने को तैयार है, मरने मारने को तैयार है, तो यह उग्र राष्ट्रवाद कहा जाता है। कहने का मतलब कि ये तमाम सारी बातें अपने आप से स्थिति परिस्थिति ऐसी बनती चली गई कि एक कड़ी दूसरे कड़ी के साथ जुड़ती चली गई और माहौल बहुत ही खतरनाक बन गया 20वीं सदी के प्रथम दशक तक। 20वीं सदी के प्रथम दशक तक। फिलहाल ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात आपको बता रहा था, समझ पैदा करने के लिए। अब बात को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के अनेक कारण हैं, अभी इसको और तरीके से बताएंगे। बात को आगे ले चलते हैं। ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, आपको मैंने बताया कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद ही मूल कारण है प्रथम विश्व युद्ध होने में। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद कैसे? इसके पीछे बताया कि उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति की देन है। समझिएगा, विश्व में जो औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति, कुछ भी बात नोट नहीं करनी है, बस एक समझ बनाने वाला यह काम हो रहा है अभी। ठीक है, अभी बस शांति से चीजों को समझें। औद्योगिक क्रांति जो विश्व में हुई, तो जो पहली औद्योगिक क्रांति हुई, प्रथम औद्योगिक क्रांति, ये जो प्रथम औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति यह कब हुई? तो आप कहेंगे कि यह प्रथम औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी उत्तरार्ध में हुई। 18वीं सदी उत्तरार्ध में हुई। क्यों भाई? 18वीं सदी उत्तरार्ध में हुई, जबकि द्वितीय औद्योगिक क्रांति कब हुई? द्वितीय औद्योगिक क्रांति, तो जो द्वितीय औद्योगिक क्रांति हुई वह 19वीं सदी उत्तरार्ध में हुई। 19वीं सदी उत्तरार्ध में। 18वीं सदी उत्तरार्ध कहने का मतलब क्या है? 1750 के बाद। क्यों भाई? 1750 के बाद। 19वीं सदी उत्तरार्ध का मतलब क्या है? 1850 के बाद। क्यों भाई? समझिए, ये जो प्रथम औद्योगिक क्रांति हुई, तो इस प्रथम औद्योगिक क्रांति से कौन कौन से देश लाभान्वित हुए? लाभान्वित देश की अगर बात करें तो प्रथम औद्योगिक क्रांति से लाभान्वित जो देश हुए थे, उनमें एक नाम आएगा सबसे अग्रणी, इंग्लैंड का। और दूसरे नंबर पे कौन? इसके बाद कौन? फ्रांस। यही दो देश हैं।
प्रथम औद्योगिक चरण में सिर्फ यही 2 देश लाभान्वित होते हैं। अभी द्वितीय औद्योगिक क्रांति की स्थिति देखें तो यह 1850 के बाद होता है। इस द्वितीय औद्योगिक क्रांति वाले चरण में जो लाभान्वित देश हैं मोटे तौर पे वह कौन से देश हैं? तो इनमें आपको याद है 1850 के बाद ही 1870 आएगा। 1870 में जर्मनी और इटली एकीकृत हो गए हैं। अब वह लगातार प्रयास करेंगे अपना आर्थिक उन्नयन करने का। तो इसमें जर्मनी का नाम आएगा, इसमें इटली का नाम आएगा, इसमें जापान में औद्योगिक क्रांति हो रही है द्वितीय चरण में, उसका नाम आएगा। इसमें रूस में द्वितीय चरण में औद्योगिक क्रांति होती है, उसका नाम आएगा। इसमें अमेरिका का नाम आएगा। अमेरिका द्वितीय चरण के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति अपने यहां संभव करा पाया था। तो यह स्थिति बनी प्रथम और द्वितीय औद्योगिक क्रांति के चरणों को लेकर के। बात को आगे बढ़ते हैं। ये जो 18वीं सदी उत्तरार्ध प्रथम औद्योगिक क्रांति और विश्व के तमाम सारे देशों में द्वितीय चरण में औद्योगिक क्रांति हुई 1850 के बाद 19वीं सदी उत्तरार्ध में। अब ये जो प्रथम औद्योगिक क्रांति और जो द्वितीय औद्योगिक क्रांति हुई, प्रथम औद्योगिक क्रांति और जो द्वितीय औद्योगिक क्रांति हुई, बात को बहुत गंभीरता से सुन ले, अच्छे से, बहुत महत्वपूर्ण लाइन निकलने वाली है। अब प्रश्न यह बनेगा कि यह जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध ये क्यों हुआ? तो भाई कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, ये जो प्रथम औद्योगिक क्रांति वाले देश हैं और ये जो द्वितीय औद्योगिक क्रांति वाले देश हैं, इनके हितों का टकराव था। क्या था? हितों का टकराव था। बात समझ में आ रही है? हितों का टकराव। प्रथम औद्योगिक चरण वाले देश, द्वितीय औद्योगिक चरण वाले देश के आर्थिक हितों का, औपनिवेशिक साम्राज्यिक हितों का टकराव ही प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। सीधे सीधे एक लाइन में परिभाषित किया जा सकता है, तमाम सारी बातें इधर उधर छोड़ करके एक लाइन में। प्रथम विश्व युद्ध क्या था? प्रथम विश्व युद्ध प्रथम औद्योगिक क्रांति एवं द्वितीय औद्योगिक क्रांति के लाभान्वित देशों के हितों का टकराव प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। बात खत्म। अब इसके अंतर्गत सारी चीजें निकल करके आएंगी, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो हितों का टकराव था प्रथम विश्व युद्ध इन दोनों प्रकार के देशों के। अब समझिए कैसे हुआ ये कि जब प्रथम औद्योगिक क्रांति हुई, लाभान्वित देश इंग्लैंड और फ्रांस रहे, तो इन्होंने औद्योगिक क्रांति को और सफल करने के लिए क्या किया? जहां जहां ये गए कच्चा माल खोज रहे हैं, कच्चा माल खोज रहे हैं, सस्ता श्रम खोज रहे हैं और बाजार खोज रहे हैं कि खोज में दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में गए, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में गए। जब ये दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां की परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, फूट डालो शासन करो के क्रम में वहां पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं और उस क्षेत्र का, उस देश का उपनिवेश के तौर पे प्रयोग करते हैं। इससे उपनिवेशवाद की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस उपनिवेशवाद की प्रक्रिया की वजह से क्या हुआ? इन देशों का, इंग्लैंड का या फ्रांस का क्या हुआ? औद्योगिक विस्तार और ज्यादा हुआ। का इंग्लैंड और फ्रांस का ये जो आर्थिक विकास था
और ज्यादा हुआ। और यह कैसे हो गए? अचानक से देखते ही देखते औपनिवेशीकरण की वजह से क्या हुआ? अति समृद्धशाली देश हो गए, अति समृद्ध हो गए। सिर्फ लाइटिंग लाइटिंग दिखाई दे रही है। समृद्धि की अगर बात किया जाए तो सैटेलाइट से आप कई बार देखे होंगे तुलना कि चीन का ग्वांगझू शहर की जो सैटेलाइट तस्वीर ली जा रही है, भारत के बंबई की जो ली जा रही है सैटेलाइट तस्वीर, पाकिस्तान के कराची या इस्लामाबाद की ली जा रही है, बर्लिन की ली जा रही है। इन सैटेलाइट तस्वीरों से, रात्रि काल के समय ली गई इन सैटेलाइट तस्वीरों से समृद्धि का पता चल जाता है। जहां पे चमक ज्यादा हो वह निश्चित रूप से आर्थिक रूप से संपन्न है, पक्की बात है। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसके पास लाइटें ही लाइटें खूब होती हैं। जिसके पास पैसा ज्यादा होता है, आर्थिक रूप से संपन्न होता है, उसका जब हैप्पी बर्थडे किया जाता है तो मोमबत्ती कैंडल्स की भरमार होती है, उसकी उम्र से भी ज्यादा कैंडल। और कोई दीन दुखिया का बच्चा होता है, जिद किया है कि मम्मी हमारा हैप्पी बर्थडे मना दो, मम्मी जाती हैं पेस्ट्री खरीद करके लेते आती हैं 10 20 25 रुपए का और एक सिंगल कैंडल। कहने का मतलब कि आर्थिक समृद्धि किसी के पास है तो वह समझ में आता है। तो ये लोग औपनिवेशीकरण की वजह से प्रथम औद्योगिक क्रांति वाले जो देश है ना, अति संपन्न हो जाते हैं। अब बात आती है जो अभी तक औद्योगिक क्रांति में सफल नहीं हो पाए थे लेकिन देख रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं कि ये अचानक से कितना समृद्ध होते जा रहे हैं हर मामले में। आज भी हम देखते हैं ना आस पड़ोस में कि वह हमारी तुलना में कितना ज्यादा संपन्न है। हम प्रयास भी करना शुरू कर लेते हैं, जितना हमारे बस में होता है हम पड़ोस को देख करके, कई बार लोग जल करके और कई बार लोग प्रोत्साहित हो करके, प्रोत्साहन मिल जाता है और अच्छा करना और अच्छा करना। तो इन लोगों ने इनको देखा कि भाई इनके यहां क्या ऐसा हुआ, इनके यहां क्या ऐसा हुआ कि ये लोग अचानक से इतने समृद्ध। पता चला कि इनकी समृद्धि के पीछे क्या है? औद्योगिक क्रांति है। इन लोगों ने कहा कि हम भी कुछ ऐसा सिस्टम बनाए, हम भी अपने देशों में निरंकुश राजतंत्र हटाएं, हम भी अपने देशों में सामंती जो लक्षण बचे खुचे हैं उनको समाप्त करें, हमारे यहां भी पूंजीवाद डेवलप हो, हमारे यहां भी औद्योगिक क्रांति हो गई औद्योगिक क्रांति। लेट से ही सही, 100 साल लेट से ही सही, लेकिन इनके यहां भी औद्योगिक क्रांति हो गई। जब औद्योगिक क्रांति हो गई तो फिर इन लोगों ने और ज्यादा औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने के लिए अपने देश के औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने के लिए, को और अधिक सफल बनाने के लिए क्या किया? सफल बनाने के लिए, बनाने हेतु अतिरिक्त प्रयास करना शुरू किया। क्या अतिरिक्त प्रयास करना शुरू किया? इनको भी क्या चाहिए? औद्योगिक क्रांति को और ज्यादा सफल बनाने के लिए इनको भी चाहिए कच्चा माल, इनको भी चाहिए सस्ता श्रम, इनको भी चाहिए बड़ा बाजार। अर्थात इनको भी अगर संपन्न होना है तो औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा, उपनिवेशवाद की प्रक्रिया में शामिल होना होगा। समस्या यही पैदा हो गई। क्यों पैदा हो गई? कि ये जो प्रथम औद्योगिक क्रांति चरण वाले जो देश इंग्लैंड और फ्रांस रहे, समझिएगा, पहले तो ये जो इंग्लैंड है और फ्रांस है, इन दोनों के बीच क्या रहा होगा? प्रथम औद्योगिक चरण वाले जो देश दो हैं, इनके बीच पहले तो ये समझ लें कि आपसी प्रतिद्वंदिता निश्चित रूप से पैदा हो गई होगी।
आपसी प्रतिद्वंदिता इन दोनों में निश्चित रूप से पैदा हो गई होगी। न तो ये इनको पसंद करेगा, न तो ये इनको पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि इनके और ज्यादा प्रॉफिट में ये सेंध मार रहा है, इसके प्रॉफिट में ये सेंध मार रहा है, तो किसी को बर्दाश्त तो होगा नहीं। तो पहले से इन लोगों में प्रतिस्पर्धा चल रही है, और जब इन लोगों की एंट्री होती है तो यह प्रतिस्पर्धा कैसी हो जाएगी? यह प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि कैसे बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा? भाई, ये जो प्रथम औद्योगिक क्रांति वाले जो देश है ना, इन लोगों ने क्या किया कि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। प्रथम औद्योगिक चरण वाले ये जो इंग्लैंड और फ्रांस हैं, अलग अलग देशों में, क्षेत्रों में अपने उपनिवेश स्थापित किए पूरी दुनिया में। लेकिन बावजूद इसके अभी भी अनेक क्षेत्र छूटे हुए थे, अनेक क्षेत्र छूटे हुए थे, जहां औपनिवेशीकरण या तो नहीं हुआ था, औपनिवेशीकरण या तो नहीं हुआ था, या तो हुआ भी था तो अच्छे से नहीं हुआ था, अच्छे से नहीं हुआ था औपनिवेशीकरण। अर्थात ये जो द्वितीय औद्योगिक चरण वाले देश हैं, इन लोगों के लिए अभी गुंजाइश थी उपनिवेशवाद की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, अपने उपनिवेश स्थापित करने के लिए अभी गुंजाइश इनके पास थी। इन लोगों ने भी अपने उपनिवेश बनाने शुरू किए। उपनिवेश कहां बन रहे हैं? या तो एशिया में बन रहे हैं, या अफ्रीका में बन रहे हैं, या कहां बनेगा? साउथ अमेरिका में बनेगा, लैटिन अमेरिका में बनेगा, यही उपनिवेश बनेंगे। और इन्हीं उपनिवेशों को लेकर के ये जो औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा हुई, एक क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, यही सबसे प्रमुख कारण बन जाता है प्रथम विश्व युद्ध के होने में। लेकिन इसमें भी एक और कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। क्या हुआ ये कि जब ये द्वितीय चरण वाले देश भी एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका में अपने उपनिवेश बनाने शुरू हुए, आना जाना, व्यापारिक वस्तु, आंतरिक नीति, विदेश नीति आदि आदि कारणों से आपस में धीरे धीरे ये लोग उलझ रहे हैं। जब उलझ रहे हैं तो एक और बात निकल करके आई। हुआ ये कि 20वीं सदी के आरंभ होने के पहले तक, पहले तक या जो पहली सदी रही, पहली सदी तक, पहली सदी का मतलब 1910, पहली सदी, 20वीं सदी, पहली सदी नहीं, पहला दशक, ये जो पहला दशक है, पहला दशक मतलब 1910 तक क्या स्थिति हुई कि ये जो वैश्विक उपनिवेशवाद की स्थापना थी ना, ये उपनिवेशवाद की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उपनिवेशवाद की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, प्रक्रिया पूरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऊपर जो भी देश रहे या इनके जैसे कुछ अन्य देश, इन लोगों ने क्या किया कि पूरी दुनिया को आपस में बांट लिया, दुनिया को आपस में बांट लिया का मतलब उपनिवेश बना लिया। मतलब फ्रांस का कोई उपनिवेश, जर्मनी का कोई उपनिवेश,
बेल्जियम का कोई उपनिवेश, इटली का कोई, इंग्लैंड का कोई। अफ्रीका में ही 50 से अधिक देश, अफ्रीका में वर्तमान में 50 से अधिक देश। किसी देश पर जर्मनी का नियंत्रण तो बगल वाले देश में ही इटली का नियंत्रण, बगल वाले देश में इंग्लैंड का वह उपनिवेश। मतलब अफ्रीका में भी उलझे हुए हैं, साउथ अमेरिका में भी उलझे हुए हैं, एशिया में भी उलझे हुए हैं ये लोग। भाई पड़ोस के घरों में तनाव नहीं बन जाता है कई बार? तो ये तनाव तो है, पहले से है। उपनिवेश निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है 20वीं सदी के शुरू होने तक, या 1910 आते आते पूरी दुनिया को इन लोगों ने बांट लिया है। जब बांट लिया है तो अब क्या करेंगे ये लोग? पूरी दुनिया को बांट लिया है, लेकिन अब क्या करें? तो जब उपनिवेश निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो गई, तो अब ये लोग करें तो क्या करें? मानसिकता तो बनी हुई है। तो इन लोगों ने क्या किया कि अब यूरोप में ही अभी तक उपनिवेशवाद की बात हो रही है, यूरोप में ही अब क्षेत्र विस्तार करना शुरू किया। क्षेत्र विस्तार का मतलब क्या है? साम्राज्यवाद। एक देश द्वारा दूसरे देश के क्षेत्र को हड़पना, एक देश के द्वारा दूसरे देश के क्षेत्र को हड़पना, क्षेत्र हड़पना मतलब उपनिवेशवाद के बाद फिर यह प्रक्रिया शुरू होती है 1900 के बाद। 20वीं सदी शुरू हो रहा है, वहां से यह प्रक्रिया शुरू हो गई। और विशेष रूप से ऑस्ट्रिया का नाम यहां पे आता है, जिसने बोस्निया हर्जेगोविना का क्षेत्र हड़पा। उससे जोड़ करके इतिहासकार इसकी बात करते हैं, आएगा बताएंगे। अभी क्षेत्र हड़पना शुरू होता है और अंततः इस प्रक्रिया की वजह से क्या हो जाता है? प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। अर्थात उपनिवेशवाद की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब क्या करें आगे? मानसिकता बनी हुई है। अब साम्राज्यवाद यूरोप के अंदर ही, अभी तक क्या था? पहले यूरोप के बाहर साम्राज्यवादी गतिविधि हो रही थी, लेकिन अब यूरोप में नए सिरे से उपनिवेशवाद की प्रक्रिया के बाद देखने को मिल रहा है नए प्रकार का साम्राज्यवाद, और अंततः यह प्रथम विश्व युद्ध में परिणत हो जाता है। अब ये कैसे है प्रक्रिया, अभी डिटेल में इसको समझना बाकी है। तो आपको जो बताया था कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण है, वह प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण आपको बताया उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद इसके मूल कारण हैं। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद प्रथम विश्व युद्ध के मूल कारण बताए जाते हैं। यही सच्चाई है। इस क्लास में यह कॉन्सेप्ट वाली बात समझने का प्रयास किया। अगली क्लास में हम लोग बारी बारी से सारी घटनाओं के साथ प्रथम विश्व युद्ध तक पहुंचने का कार्य करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।